हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. Today we will study environment, class 7 geography. Earlier we have discussed about this chapter, but now I am making a YouTube video for this chapter, and you can learn all this chapter offline also. So first of all, we start what is environment. What is the origin of the word environment? Environment originated from the French word environner. That is the environner. Environner. This is a French word that means neighborhood. Environment originated from the French word environner, which means neighborhood. पर्यावरण फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है जिसको हम लोग इन्वायरनर कहते हैं, और ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट, ये इसका मीनिंग होता है फ्रेंच में नेबरहुड, पड़ोस. तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, एनीथिंग दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, एनीथिंग दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास सराउंड में हो, चाहे वो प्लेस हो, कोई जगह हो, कुछ लोग हों, कोई वस्तुएं हों, या नेचर खुद ही हो, उसको हम लोग इन्वायरमेंट के अंदर उसको इंक्लूड करते हैं. अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट. कंपोनेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला होता है नेचर, दूसरा होता है ह्यूमन, और तीसरा होता है ह्यूमन मेड जो चीज़ें बनी होती हैं. अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा. जो नेचुरल होते हैं इसमें भी हम लोग कई भागों में इसको पार्ट कर लेते हैं. जैसे हमारे नेचर में कैसी चीज़ें मिलती हैं? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर के फॉर्म में हैं, हाइड्रोस्फीयर जिसको हम लोग बोल देते हैं. एयर के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. और कुछ लैंड पर हमें बहुत सारी चीज़ें सॉलिड दिखती हैं, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, वो जो नैरो जोन होता है उसको हम लोग लिविंग थिंग्स या बायोस्फीयर बोलते हैं. अब हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं. ह्यूमन में आती हैं जैसे इंडिविजुअल, जो आदमी है वो इसमें आएगा. फैमिली वो इसमें आएगी. कम्युनिटी, रिलीजन का मतलब वो चर्च, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा सब उसमें आ जाता है. एजुकेशनल सोसाइटी जैसे लाइक आपके स्कूल, ये इसमें आएंगे, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक मार्केट, वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, वो आपका हो जाएगा. ऐसे पॉलिटिकली चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वो सब भी इसमें आता है. तो ह्यूमन में हम सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं. इन द ह्यूमन इन्वायरमेंट वी इंक्लूड इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन. एजुकेशनल मीन्स schools, colleges, universities. In economic we can say market, malls. And the political situation, it is mainly parliament, assembly. These are called ह्यूमन इन्वायरमेंट. जहाँ पर ह्यूमन हो उसको हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलेंगे. अब थर्ड जो हम लोगों को पढ़ना है, जो ह्यूमन ने जो बना दिया है वो सारी चीज़ें ह्यूमन में आ जाएंगी. चाहे वो बिल्डिंग हो, पार्क्स हों, पुल हों, ब्रिजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, रोड हों, इंडस्ट्रीज हों, या फिर हमने जो इसके पहले बना के रख दिया है मॉन्यूमेंट्स के तौर पर, जो पुरानी बनी हुई हैं आज तक वो हैं, उसको भी हम लोग ह्यूमन मेड में उसको इंक्लूड करते हैं. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट में देखते हैं. ये तो अभी जो हमने कंपोनेंट्स बताया वही इसमें लिखा हुआ है. हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं. अभी आप इस समय एक पिक्चर देख रहे होंगे. इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि एक लैंड है जो पूरा का पूरा, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं, ज़मीन जिसको हम लोग बोलते हैं. ये जो ज़मीन वाला पार्ट है, जो हमारे अर्थ का ऊपरी क्रस्ट वाला पार्ट है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसी को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है वो आपका हो गया लिथोस्फीयर. ऐसे ही आपको जो एक नदी बहती हुई दिख रही है, वो पानी के फॉर्म में जितना भी है वो, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. और इसी तरह से एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं बहुत सारी हवा है, पानी का भी बरसना दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, तो वो सब हम उसको इंक्लूड करते हैं एटमॉस्फेयर में. अब हम लोग समझते हैं बायोस्फीयर क्या होता है. ये जितना इसका जो नैरो जोन है, अभी हम आगे इसको बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि जो नैरो जोन होता है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं बायोस्फीयर में. पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है. अब हमें करना क्या है, जो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन था उसमें एक लाइन और जोड़नी है, खासकर नेचर के बारे में.
नेचर किसे कहते हैं? नेचर उसे कहते हैं जो अपने आप हो जाए, उसमें कोई किसी ने ना कंट्रोल किया हो, ना उसमें किसी ने इंटरफेयर किया हो। दो बातें, कौन कौन सी चीज़ें? ना उसमें कोई कंट्रोल कर रहा हो, ना उसको कोई इंटरफेयर कर रहा हो। इंटरफेयर का मतलब होता है इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई इसको छेड़ नहीं रहा है, परेशान नहीं कर रहा है, या अपने हिसाब से उसको बना नहीं रहा है। वो सारी चीज़ें आपको नेचर कहलाती हैं। जैसे एनीथिंग सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वॉज नॉट मेड बाई ह्यूमन्स इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होगा? कोई भी चीज़ अपने आप, नदी बन गई, पानी बह रहा है, अपने आप जो है तालाब बन गए, पानी भर गया, उसमें तालाब बन गया, अंदर कुछ फिश वगैरह इकट्ठा हो गई, अपने आप ही, उसको आपने कुछ नहीं किया, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम लोग इसको देखते हैं बायोटिक और अबायोटिक में पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। जो बायोटिक वाला फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे जो जिंदा चीज़ें जैसे प्लांट्स, एनिमल, इनको हम लोग बायोटिक कहते हैं। बायो का मतलब होता है जीवन, जिसमें जीवन हो। अबायोटिक का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, जैसे लैंड वगैरह हो गया, ब्रिजेज हो गए थे, रोड हो गया था, मॉन्यूमेंट्स हो गए थे, वो सब चीज़ें, इंडस्ट्रीज वगैरह सब इसमें आती हैं, आर इंक्लूडेड इन अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब ये दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट दो तरह के होंगे। इसमें जो है आपका बायोटिक है और एक होता है अबायोटिक। इसमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोगों ने पढ़ाई की थी, जिसमें हम लोगों ने एक पूरा का पूरा हमने ह्यूमन मेड वाला देखा था, उसमें ह्यूमन मेड में भी, उस ह्यूमन मेड में भी, अब ध्यान दीजिएगा, उस ह्यूमन मेड में भी वो चीज़ें जो कि हमने नहीं बनाई हैं और अपने आप वो बन गया है। जैसे लैंड हमने नहीं बनाया, लैंड अपने आप बन गया, उसको हम लोगों ने कह दिया कि ये आपका लैंड हो गया। ऐसे ही कहीं पर रेगिस्तान, डिज़र्ट बन के तैयार हो गया है, अपने आप ही हो गया है। मिट्टी कट के दूसरी जगह बह गई, आपने कुछ नहीं किया, अपने आप ही बन गया। माउंटेन्स आपने नहीं बनाया, माउंटेन अपने आप ही बन गया, है ना। आपके जो प्लेट्यूज वाले एरिया है आपने नहीं बनाया, लेकिन प्लेट्यूज अपने आप उस एरिया में बन गए हैं। इसी तरह से जो आप देखेंगे ओशन के आसपास के अगल बगल जो बीचेस बन जाते हैं, उसको हम लोग नहीं बनाते, वो बीचेस बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो अपने आप नेचुरली बन गई हैं, उसको हम लोग अबायोटिक बोलते हैं। इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें अबायोटिक में वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की जाएंगी। क्यों नहीं की जाएंगी? क्योंकि उसको तो आदमी बनाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं वो चीज़ें जो नेचुरली अपने आप बन जाती हैं, जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे लैंड लिखा हुआ है, आप इसमें माउंटेन्स लिख सकते हैं, आप इसमें प्लेट्यूज लिख सकते हैं, आप इसमें प्लेन्स लिख सकते हैं, आप इसमें डिजर्ट लिख सकते हैं, आप इसमें बीचेस जो होते हैं वो लिख सकते हैं। वो सारी चीज़ें अपने आप ही बन गई हैं, कॉन्टिनेंट्स अपने आप बने हैं, ओशन अपने आप बने हैं, आपने उसको नहीं बनाया हुआ है। वो सारी चीज़ें इसमें नेचुरल, इसमें हम लोग लेते हैं। आगे क्या है, जो दूसरा जो डोमेन है जिससे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं, उसको कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है जैसे ये अर्थ का पूरा पार्ट हो, इसके जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसके बारे में आप जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है उसमें हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, है ना। उसमें मैं आपको एक्सप्लेन पूरा तरह से करूँगा कि ये क्रस्ट होता क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि जो अर्थ का जो सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वो आपका क्रस्ट है। बाकी के जितने पार्ट हैं वो जितने हैं वो लिक्विड फॉर्म में हैं। इसमें बीच में कोर है, कोर के बाद जो है मैंटल का पार्ट पड़ता है, और थर्ड जो है सबसे ऊपर क्रस्ट वाला पार्ट पड़ता है जो कि सॉलिड है, सबसे हार्ड है, सबसे ऊपर है। तो इसको, ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है इसी को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये बनता किससे है? दो चीज़ों से, ये रॉक और मिनरल से बनता है। यही रॉक और ये जो मिनरल्स होते हैं ये आपस में घिसते हुए कहीं पर पत्थर बन जाते हैं, तो कहीं पे घिसते घिसते मिट्टी बन जाती है। हर एक चीज़ इसी से बनता है। इसी तरह से सैंड भी जो होता है इसी रॉक के टूटने से, इसके पार्ट बनने से ही आपका बन गया है। तो ये आपका इसमें आता है, लिथोस्फीयर के पार्ट में आता है, इसी से बना हुआ है। थर्ड हम लोगों को देखना चाहिए कि ये जो इरेगुलर सर्फेसेज हैं, इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। इसमें जो सर्फेसेज होते हैं ये इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ? ये हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर माउंटेन है तो कहीं पर प्लेट है, कहीं पर प्लेट्यूज है तो कहीं पर प्लेन है। जैसे अभी आप किसी नदी के पास जाएंगे तो आपको लगेगा कि नदी का जो पानी है बिल्कुल बराबर है। आप बीच पर जाके खड़े हो जाइए, वहाँ पे देखिए वहाँ जो पानी इकट्ठा है वो पूरा का पूरा एक लेवल पर है। लेकिन जो ज़मीन होती है, जो लैंड फॉर्म में हमने देखा है, वो उसके जो फॉर्मेट होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पर ज़मीन बिल्कुल बराबर हमें दिखती है, कहीं पर वो प्लेट्यूज के फॉर्म में दिखती है, कहीं पर वो बड़े बड़े माउंटेन्स के फॉर्म में दिखती है, कहीं वैलीज है, छोटी वैली है, कोई बड़ी वैली है। वो सारी चीज़ें हमको एक तरह से दिखती हैं। लेकिन पानी के फॉर्म में क्या होता है? पानी लगभग बराबर दिखते हैं। हाँ, पानी कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा,
उसका कलर हो सकता है चेंज हो, लेकिन मेन जो है वो बिल्कुल सरफेस उसका जो होता है वो बिल्कुल रेगुलर होता है, यहाँ पर इरेगुलर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर का जो 4th पॉइंट है कि दिस डोमेन प्रोवाइडर्स फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये हमारे लिए लिथोस्फीयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग यहीं पर रहते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है रहना, घर बनाना, यहीं पर हम लोग घर बना के रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहीं पर हम लोग रहने के साथ साथ अब खेती का भी काम यहीं पे देखते हैं, करते हैं। और ग्रासलैंड की जो ग्रेजिंग होती है, जानवरों के हम लोग यहीं पे पालते हैं, जानवर वहाँ पे ग्रेजिंग का मतलब होता है घास को खाना, तो वो लोग भी यहीं पे घास खाते हैं, चाहते हैं। और यहीं पर हमें फॉरेस्ट भी मिलता है, जिससे हम लोग बहुत सारे रिसोर्स हमको मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा यहीं पर मिनरल्स भी मिलते हैं। मिनरल्स का यूज कहाँ पर होता है? लोहे का, कहीं से हम लोगों ने बॉक्साइट का यूज किया तो एल्युमिनियम बना लिया, हमें लोहे का जो जिसके ओर मिलता है, आयरन ओर मिलता है, उससे हम लोग अपना आयरन बना लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लाइमस्टोन से लेकर हर एक चीज़ जो भी हमें मिलती है, दिखती है, वो सब कहीं न कहीं हमारे जो अर्थ पर जो मिनरल मिला हुआ है उसी से हम लोगों ने बनाया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ये क्या है? ये जो वाटर है उसी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मतलब जितना भी ये डोमेन है वाटर का, जहाँ जहाँ पानी आपको दिख रहा है वो सब हाइड्रोस्फीयर में आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं जलमंडल। वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर पानी है वो सब चीज़ों को हम लोग हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वो रिवर्स हो सकती हैं, ओशन हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं। ये सभी के सभी ये लिक्विड फॉर्म में हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहिए कि सर आसमान में जो वेपर्स हैं उनको हम क्या किस में कहेंगे, वो हाइड्रोस्फीयर में हम लोग नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे ही कहीं पर आइस के फॉर्म में है, उसको भी हम लोग हाइड्रोस्फीयर में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पे मेनली जो हम लोग करेंगे वो रिवर के फॉर्म में जो पानी हमको दिख रहा है, लेक दिख रहा है, सीज दिख रहे हैं, ओशन दिख रहा है, वो सब इसमें आते हैं। और इसी में लाइफ भी है। आप यदि आइस में देखेंगे तो वहाँ पे आइस ही पड़ा हुआ है, वहाँ उस आइस के अंदर कोई रह नहीं रहा है कि कोई जानवर रह रहा है, वो तो लैंड के फॉर्म में रह रहा है। लैंड है, लैंड के ऊपर वो बर्फ़ जमी हुई है, उस पर घर बना के रह रहा है आदमी, मजबूरी में रह रहा है, जानवर वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो पानी जहाँ पर मिल जाता है, जैसे ओशन है, उसके अंदर बहुत सारी तरह तरह की मछलियाँ मिल जाती हैं। रिवर के अंदर एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो इसी को हम लोग हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पानी के बिना इस अर्थ पर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। ये पेड़ पौधों को भी चाहिए और एनिमल, ह्यूमन, जितने भी लोग हैं उनको भी चाहिए। बिना पानी के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हर किसी को पानी की आवश्यकता है, इसीलिए हाइड्रोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन इसका यदि ये ना हो तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। जैसे कई सारी जो हमारे यहाँ प्लानिट है उसमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम वहाँ पर कोई जीवन भी नहीं है, वहाँ पर लाइफ नहीं है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये जो अर्थ के ऊपर एक थिन लेयर है, किसकी? गैसेस की, एयर की, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हम लोग इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको हिंदी में वायुमंडल बताता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मेनली जो आती हैं वो गैसेस होती हैं, तरह तरह की इसमें गैस आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको यहाँ पर डस्ट मिल जाएगा, धूल जिसको हम लोग बोलते हैं। और पानी का जो वेपराइजेशन होता है तो उसमें बहुत सारा वेपर भी हमको मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हमको इसमें मिलती हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, यही हमारे वेदर क्लाइमेट को चेंज करता है। यही हमारे यहाँ जो एयर होता है, ये किसी एरिया का क्या एटमॉस्फेयर होगा, ये डिसाइड करता है कि वहाँ की जो एयर है वो डिसाइड करती है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ का प्रेशर कैसा होगा, वहाँ वेदर कैसा होगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। वो सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ पे आपने वेदर के बारे में और क्लाइमेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो क्लास 6 में पढ़ा होगा कि वेदर जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि वेदर का मतलब ये होता है कि वेदर जो है किसी एक जगह पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हम लोग देखते हैं कि वहाँ का उस समय कैसा मौसम है, कैसा वहाँ पर चल रहा है, टेम्परेचर कैसा है, तो उसी को हम लोग वेदर कहते हैं। जैसे कभी बहुत ज़्यादा धूप निकली होगी, कभी पानी बरसा रहेगा, कभी विंटर रहेगा। लेकिन जो क्लाइमेट होता है इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में काउंट करते हैं। जैसे कोई 20 साल 30 साल पर हम लोग लगातार काउंट किया तो हमें मालूम चलता है कि वहाँ का जीवन कैसा है। तो जैसे अब रेगिस्तान का है, डेजर्ट का है, तो हम बता सकते हैं डेजर्ट वाला एरिया है। इसी तरह से लेह में या फिर आप जो माउंटेन्स का एरिया है वहाँ बता सकते हैं कि वहाँ पर ये विंटर रहता है, कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ का, कहीं पर हॉट क्लाइमेट है ना, वो हम लोग इसको बता सकते हैं। ये क्लाइमेट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए काउंट किया जाता है। वेदर जो है डेली टू डेली ये चेंज होता रहता है। टाइम जो है वेदर चेंज होता रहता है। कभी आज के टाइम पे धूप निकली हुई है, शाम को होता है बारिश हो जाए, वेदर चेंज हो जाएगा, है ना। तीसरा हम लोग जो देखते हैं इसमें वो ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। ये एक पूरा मैग्नेट की तरह काम करता है, जो पूरा पूरे हमारे यहाँ जो कोर होता है वो पूरा
वो आयरन से बना भी है, उसमें आयरन का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। मैं उसको आपको पढ़ाऊँगा, निफ़े उसमें सबसे ज़्यादा है, निकल और फेरस ये इसमें है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है अर्थ जो है बाहर की सभी चीज़ों को आपस के आसपास, अर्थ के आसपास को खींचने की कोशिश करता है, उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एटमॉस्फेयर में जितने एयर हैं वो भी इसी तरह से ही हमारे अर्थ के आसपास सराउंडेड हैं। वो इसीलिए सराउंडेड हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार लग रहा है, इसलिए कभी अर्थ से बाहर नहीं निकल पाता। एयर हमारे इसी के आसपास लगा रहता है, बना रहता है। ये करती क्या है, ये हमारे लिए, चाहे वो जीवन में हमें सांस लेना हो, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है ना। पानी भी इसी से बरसता है, एक पूरा का पूरा जो साइकिल है वाटर साइकिल वो इसी के ज़रिए होती है, बनती है। इसके अलावा ये जो है, ये हमारे जो हार्मफुल जो रेज़ हैं, खासकर ओजोन का जो लेयर है, वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल है कि वो ना होता तो हमें जो है उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें हमको पड़ती, और जो सन की जितनी अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती तो हम लोग शायद ज़िंदा भी ना रह पाते। लेकिन एटमॉस्फेयर में वो जो ओजोन लेयर है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आराम से ज़िंदा रह जाते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग इसमें देखने वाले हैं, जो आपने पढ़ा भी होगा, बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इसमें नीचे हाइड्रोस्फीयर दिख रहा होगा, बगल में लिथोस्फीयर दिख रहा होगा, ऊपर एटमॉस्फेयर दिख रहा है। इसका जो नैरो जोन है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आपस में मिल रही हैं, उसी को हम लोगों ने कह दिया बायोस्फीयर। अब जैसे कौन कौन सी चीज़ें, मैं इसको पहले बता दूं, इसकी डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है। द लिविंग वर्ड इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। बिल्कुल जी है, जो लिविंग पूरा वर्ड है, जहाँ पे लोग जिंदा हैं, रह रहे हैं, उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। वो चाहे आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, उसको भी हम लोग इसमें काउंट कर लेंगे। पानी के अंदर मछलियाँ तैर रही हैं, उसको भी हम इसमें काउंट कर लेंगे। अर्थ पर जानवर और हम मनुष्य सब लोग हैं, तो उसको भी हम लोग इसमें काउंट कर लेंगे। प्लांट्स वगैरह हर चीज़ इसमें काउंट हो जाती है। तो ये क्या है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये एक ऐसा नैरो जोन है, छोटा सा जोन है, जहाँ पर तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और ये लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इसी के कारण से लाइफ बनी रह जाती है। और ये बनती किससे हैं, सब चीज़ों, जैसे प्लांट, एनिमल, ये सारी चीज़ें मिलकर के ही बायोस्फीयर बनाती हैं, है ना। और अब हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ इकोसिस्टम। आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे, इकोसिस्टम में यहाँ पर एक पानी भी दिख रहा है, कुछ चिड़ियाँ भी दिख रही हैं, जंगल का भी फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना। हर एक चीज़, प्लांट, एनिमल, बर्ड, हर एक चीज़ दिख रही है। तो ये होता क्या है, कुछ चीज़ें आपको इसमें दिख रही होंगी जो पानी के अंदर, जैसे कमल, जो लोटस है, वो आपको पानी के अंदर तैरता हुआ दिख रहा है। तो इकोसिस्टम होता क्या है, पारितंत्र उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये होता क्या है, नोट कर लीजिए। इट इज़ ए सिस्टम फाउंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। ये क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें सभी जिंदा चीज़ें मतलब जितनी भी बायोटिक चीज़ें फॉर्म में हैं, वो सभी चीज़ें आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। किसकी सहायता से, जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं उनकी सहायता से। मैं भी आपको समझाता हूँ कैसे करती हैं। और इसी का जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है। मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे इकोसिस्टम का मतलब ये हुआ, जैसे अब आपको यहाँ पर घास दिख रही होगी, है ना। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे घास देख रहे हैं, इसको कौन खा रहा है, इसको ये खा रहा है, बकरी खा रही है ना। फिर कोई जानवर होगा जो इसको खा जाएगा, है ना। उस जानवर को जो खाने वाला होगा, चिड़िया वगैरह जो है, जब मरने के बाद उसको खा जाते हैं। चिड़िया मर जाती है तो फिर इसी में या तो मिल जाती है तो उसको भी कोई खा जाता है, या तो इसी में जा कर के ज़मीन में मिल जाती है। तो एक तरह से क्या हुआ कि ये एनर्जी का एक तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ जो बकरी को, ये गोट को यहाँ से एनर्जी मिल रही है, बकरी खा करके कोई दूसरा आदमी ज़िंदा है, इसी तरह से अगले को जो जिंदा है वो उसके से एनर्जी ले रहा है, और इस तरह से जो एनर्जी है वो धीरे 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 जा कर के फिर से इसी में जा कर के मिल जाती है। इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। मतलब हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम में से यदि कोई एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर वो आपका बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बैलेंस की बहुत ज़रूरत है ना। बैलेंस में रहेगा तो वहाँ पे हर चीज़ें जिंदा रहेंगी। आपने कभी देखा होगा कि कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि टाइगर, एलिफेंट्स, इसका हमेशा गवर्नमेंट जो है वो इनका हमेशा काउंट करती रहती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखती है। क्यों ऐसा फोकस करती है? क्योंकि ये इस इकोसिस्टम के सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे आते हैं। मतलब घास को किसी बकरी ने खा लिया, किसी हिरन ने खा लिया, हिरन को जो है उसने खा लिया, तो अब यदि ये जिंदा हैं,
यदि शेरों की संख्या, टाइगर्स की संख्या, एलिफेंट्स की, इन सब की बड़ी बड़ी जो ये इन्वायरमेंट में जो हिस्से हैं, यदि ये जिंदा हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी का जो सबसे लोकल साइड से है, ये सब जिंदा है। यदि ऊपर वाला जिंदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे घास भी बहुत सारी होगी, क्योंकि घास होगी तभी बहुत सारे हिरन भी होंगे, वो सब जिंदा हैं। यदि वो जिंदा है तभी ये जिंदा है, क्योंकि सब लोगों को खाना मिल रहा है, सबको खाना मिल रहा है, इसका मतलब कि इनकी तभी संख्या बढ़ रही है। यदि खाने में कोई दिक्कत होती, यदि कोई एक चीज़ यहाँ पर कम हो जाता, यदि यहाँ पे कोई भी एक चेन में कोई कम हो जाता, तो अपने आप हम कहें कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन इसीलिए जब हम लोग टाइगर का काउंट करते हैं और हम देखते हैं कि टाइगरों की संख्या बढ़ रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि देखिए हमारे यहाँ जो है संख्या, जो हमारे यहाँ ये इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है उस जगह का, फॉरेस्ट का, वो बिल्कुल अच्छा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट मैंने जो अभी आपको बताया, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है इसका मतलब वही जो उसमें ऊपर लिखा था सिस्टम के बारे में लिखा था, उसी को दूसरे भाषा में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग हैं, ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। चारों तरफ से सब लोग एक दूसरे से सराउंडिंग में सब एक तरह से जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, यही आपस में मिलकर के एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, ये जो फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड जहाँ पे बहुत घास रहती है, डेजर्ट रहता है, बहुत सारी डेजर्ट आपको दिखेगी कई कई जगहों पर, वहाँ पे बिल्कुल अलग, बहुत ही इकोसिस्टम ही पूरा का पूरा अलग होगा। वहाँ पे हर कोई जिंदा नहीं रहता, ना पेड़ वहाँ पे जिंदा है, ना उस तरह के जानवर वहाँ पे जिंदा है। माउंटेन्स हम लोग देखते हैं, माउंटेन्स का जो इकोसिस्टम है बिल्कुल अलग है। लेक, कहीं पर झील है, वहाँ का इकोसिस्टम अलग है, क्योंकि वहाँ पानी रुका रहता है। रिवर का पानी हमेशा बहता रहता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है वो अलग होता है। ओशन का पानी बिल्कुल खारा होता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है। इस तरह से जो स्मॉल पॉन्ड, तालाब जैसे होते हैं, उनका भी एक इन्वायरमेंट सिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम होता है, और इस इकोसिस्टम में वो लोग भी रहते हैं। ये जो इकोलॉजी है, ये जो इकोसिस्टम है, इसमें सभी देखेंगे तो आप अलग अलग पार्ट में आप इसको देख रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना एक सिस्टम है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे आप जब देखेंगे जहाँ पे बड़े बड़े जंगल होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जंगल हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर होंगे जो उस पत्ती या पौधों उस पर डिपेंडेंट होंगे। फिर उसके ऊपर ऐसे भी जानवर होंगे जो उन जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, खासकर जैसे शेर हो गया। अब इन शेरों को करने के लिए, शेर मान लीजिए, शेर इसमें लास्ट में आ गया, अब शेर मान लीजिए मर गया, तो शेर को मरने के बाद जो वहाँ के वल्चर्स होंगे, गिद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, चील बोलते हैं, बाज बोलते हैं, ये उनको खाना शुरू कर देते हैं, है ना। और उसका यदि वो मर जाते हैं तो ज़मीन में वो भी मिल जाता है। इस तरह से सब पूरा जंगल में जुड़ा हुआ है। ग्रास लैंड में क्या होता है, घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं, वहाँ पर एक तरह का पूरा सिस्टम रहता है, पूरा का पूरे जानवर रहते हैं जो उसको खाते रहते हैं, और यही फॉरेस्ट की तरह ही वहाँ पर भी पूरा वर्क होता रहता है, काम करता रहते हैं। डेजर्ट का यदि हम देखेंगे तो डेजर्ट में क्या होता है, वहाँ पूरी तरह बालू है, या गर्मी है, या फिर ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब वहाँ पर बहुत कम जो प्लांट्स होते हैं, बहुत कम देखते हैं। तो वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, तो प्लांट्स कम होते हैं। जब प्लांट्स कम होता है तो वहाँ पर ऐसे एनिमल की संख्या, इनकी संख्या भी कम हो जाती है। अपने आप देखेंगे तो वहाँ पे संख्या कम हो जाएगी। जैसे आप रेगिस्तान में, जैसे आप राजस्थान के थार एरिया में जाएं, या लेह का जो एरिया है वहाँ पर जाएं। लेह जो है उसको हम लोग कोल्ड डिजर्ट में काउंट करते हैं, और जो हमारा जो राजस्थान का थार एरिया है उसको हम लोग हॉट डेजर्ट में काउंट करते हैं। तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा, ना ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे हैं, ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल आपको मिलेंगे। वहाँ पर वही जिंदा रहता है जो वहाँ के जीवन से अपने आप को चला सकता हो, उसको कम पानी मिले लेकिन तब भी वो जिंदा रह सके। इसलिए वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो कांटेदार रहते हैं, ताकि उनको जो है पत्तियाँ झड़ने वाला टेंशन ना रहे, और आराम से वो लोग जो हैं पानी को स्टोर कर सकें, वाटर को स्टोर कर सकें। इस तरह से वहाँ पर जो ऊँट रहता है, जो ऐसी चीज़ों को आराम से खा भी लेता है, कांटों वाले जो जिसमें थोड़े से भी कांटे होते हैं, उनकी पत्तियों को आराम से खा भी लेता है, जो बबूल वगैरह के जो पेड़ होते हैं। लेकिन उसमें हम ये भी देखते हैं कि यदि पानी वो पी ले तो बहुत दिनों तक वो रह भी लेता है। इस तरह से उसके जो पैर होते हैं वो बहुत ही गद्देदार होते हैं, फैले हुए, चौड़े, वाइड फॉर्म में होते हैं, ताकि वो जब पैर रखता है तो उसका पैर धंसता नहीं है ना, और आराम से वो दूर दूर तक वहाँ पर जा सकता है ना। तो इस तरह से डेजर्ट का आपने देखा फॉर्म बिल्कुल अलग रहता है। माउंटेन्स में आप देखेंगे वहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, पत्थर है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें रह सकती हैं, जैसे जैसे हमें पता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। तो अब जैसे माउंटेन में जैसे ऊपर हम लोग पहुँचे, अब 1-2 किलोमीटर जितने भी ऊपर हम लोग गए, वहाँ पे टेम्परेचर अपने आप ही कम हो गया। टेम्परेचर वहाँ पे कम रहेगा तो वहाँ पे वही चीज़ सर्वाइव हो सकती है जो कम टेम्परेचर में रह सके। वहाँ पे पेड़ भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, है ना, आपको वहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे मिलेगी जो वहाँ पर
वहाँ पर जो माउंटेन में सर्वाइव कर सके, चाहे वो जानवरों के फॉर्म में हो चाहे जो भी फॉर्म में हो। इस तरह से हम लोग यदि लेक देखते हैं, लेक का पानी एकदम रुका रहता है, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर होंगी जो आपस में एक दूसरे के साथ रह सकें, चल सकें। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी कि वहाँ पर रह जाए। मान लीजिए वहाँ उस लेक में एक को 2-3 हमने क्रोकोडाइल को छोड़ दिया, तो क्या होगा, वहाँ सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जब सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मगरमच्छ जो ये क्रोकोडाइल है वही कितने दिन तक ज़िंदा रह सकता है, वो भी मर जाएगा एक दिन चल करके, क्योंकि उसको इकोसिस्टम में रहना उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो ये इसीलिए आप जब जाएंगे देखेंगे तो क्रोकोडाइल वगैरह ऐसी जगहों पे मिलते हैं जो रिवर जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपको क्रोकोडाइल ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी बहता रहता है, उनको फिश भी मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, और वो भी रहता है। या तो लेक ऐसा हो कि लेक में पानी पीने के लिए बाहर से लोग जानवर आते हों, तो क्रोकोडाइल जो है उन बाहर के जानवर जो पानी पीने के लिए आ रहे हैं उन पर डिपेंडेंट हों। अंदर भले ही मछलियाँ ख़त्म हो गई हों, लेकिन बाहर के लोग मिल रहे हैं इसलिए वो जिंदा हैं, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएंगे। रिवर में भी आपको इसी तरह से अलग अलग दिखेंगे, कहीं जा रहे वहाँ पे अलग अलग टाइप के डॉल्फिन्स आपको मिल जाते हैं, कई सारी नदियों में आपको क्रोकोडाइल्स एक स्पेशल टाइप के मिल जाएंगे वहाँ पर। ओशन में जाएंगे तो ओशन का तो अपना अलग ही पूरा का पूरा सिस्टम है, वहाँ हर एक तरह की चीज़ें, ओशन प्लांट्स भी मिल जाते हैं, वहाँ की घासें भी हैं, वहाँ फिश भी है, हर कहीं वहाँ पे तो बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है। और इस तरह से पॉन्ड्स में जो छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं वो भी होते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने इकोसिस्टम में ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन मेड होती है, जैसे एक्वेरियम जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, आदमी खुद ही बना के रखता है, सब चीज़ें खुद ही बना के रख लेता है और देखता है कि देखो ये सब भाई यहाँ पर हैं, और उनकी लाइफ अपना चलती रहती है। उसमें हम लोग दाना देते रहते हैं, पानी साफ़ करते रहते हैं, उस पूरे पार्ट को हम लोग साफ़ करते रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन डालते रहते हैं जिससे कि वो ज़िंदा रह सके। मतलब ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि ताकि वो वहाँ पर ज़िंदा रहे। ये जितना भी था हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने अभी इन्वायरमेंट का जो पोर्शन था, पहला डोमेन था नेचुरल इन्वायरमेंट, वो पढ़ लिया है। इसके साथ साथ नेचुरल इन्वायरमेंट में वो इकोसिस्टम क्या होता है उसको हमने पढ़ लिया, कि कैसे कई सारे लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं और अपनी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। नेक्स्ट, अच्छा अब ये आप लोगों से पूछूं कि कैसे करता है, मैं आपको समझा देता हूँ, ऑनलाइन फॉर्मेट में हूँ इसलिए मैं समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ। भाई देखिए, सबसे शुरू कहाँ से होता है, सन से शुरू होता है। सबसे पहला शुरू होता है कहाँ से, सन से। उनकी धूप पड़ती है तो घास होगा, पेड़ होंगे, उनकी पत्तियाँ होंगी। जब ये हो जाती हैं तो उनके बाद वहाँ पे जो जानवर हैं, जो जानवर होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, है ना, जानवर मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद जानवर से उनसे बड़े जानवर, शेर वगैरह उसमें आपको मिल जाएंगे जो उनसे भी बड़े होते हैं, जो जानवरों को ही खाते हैं। फिर इनके लिए फिर बहुत सारे आप देखेंगे तो इस तरह से बहुत सारी चिड़िया आपको मिल जाएंगी, जैसे वल्चर होते हैं, गिद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, चील हो गया, ये सारे के सारे, ईगल वगैरह सब इसके अंदर हम लोग इसमें काउंट करते हैं। ये उन जानवरों को ही जब मर जाते हैं तो उनको वो लोग खाते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, इनको खाने के लिए हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया होते हैं, ज़मीन पर पड़ते हैं और वो ज़मीन पर इनको मिला करके घोल करके ज़मीन पर ही मिला देते हैं। और फिर इसी ज़मीन का ये जो पोषक तत्व है ये उन पेड़ों को मिलता है जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, मतलब वहाँ के प्लांट्स से उन लोगों को उनसे जीवन मिल जाता है। तो एक तरह से सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये जो प्लांट होगा उसको फिर इसी सूर्य से, इसी सन से मिलेगा, ताकि जो है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो चालू रह सके। सारी चीज़ें देखिए कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनमें से यदि कोई भी एक चीज़ खत्म हो जाएगी तो फिर प्रॉब्लम इकोसिस्टम में अपने आप आ जाती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज कर देता है। जैसे उसको घर बनाना हुआ, सेटलमेंट रहना है, वहाँ पे सेटलमेंट बनाना है, शेल्टर बनाना है, अपना घर बना लिया। आदमी को अपनी गाड़ी चलाना है तो सड़कें बना दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में बीच में नदी पड़ रही है तो हमने ब्रिज बना दिया, है ना। उस नौकरी करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए, कैसे कमाएगा, हमने उसके लिए इंडस्ट्री बना दी, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना दिए, नौकरी भी कर रहा है, प्रोडक्ट भी बेच रहा है, प्रोडक्ट काम का भी है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे ह्यूमन जो इकोसिस्टम है बिल्कुल ऐसा ही है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको किसी ने नौकरी दी हुई है और फिर आप वहाँ से कुछ पैसे पाते हैं, उसी पैसे से आप सामान खरीदते हैं। फिर जो सामान जहाँ से खरीद लिया उसको कुछ पैसे मिल गए, वो आदमी फिर अपने उस पैसे का यूज करता है, सामान खरीदता है, सामान दुकान में लेके आता है। वो आदमी जो है कहीं से फैक्ट्री में वो सामान बनता है, फिर वही सामान के लिए काम कोई करता है। एक दूसरे से वहाँ पर भी इकोसिस्टम में आपस में जुड़ा हुआ है। विद टाइम ह्यूमन नीड्स ग्रीव। इस तरह से ह्यूमन जो होते हैं वो टाइम जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम वैसे वैसे ह्यूमन भी ग्रो होता है, बढ़ता जाता है ना।
ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज चेंज इन्वायरमेंट, नए नए तरीके अपना रहा है ताकि वो इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर सके। इसके लिए वो क्रॉप्स एग्रीकल्चर का वो ध्यान देता है, करता है, एनिमल को अपने यहाँ पालता है, अपने यहाँ घर बना के रखता है, और हर एक वो चीज़ें मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें की हैं। इसमें जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ, जैसे व्हील का जो इन्वेंशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे ही एक पहिए की खोज हुई तो अपने आप कार्ट के अपने आप बनना शुरू हो गया। यदि एक व्हील ना बना होता तो ये कार्ट वाला काम हो ही नहीं पाता, ट्रांसपोर्ट वाला काम इतने आसानी से ना हो पाता। इसी तरह से सरप्लस फूड जब बना, जब सरप्लस फूड बनना शुरू हो गया तो अपने आप आपने देखा होगा कि लोग उसको जमा करना शुरू कर दिए, रखना शुरू कर दिए, स्टोर करना शुरू कर दिए, बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि आपके पास यदि चीज़ें ज़्यादा हैं और वो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ख़राब हो रही है तो आप कहोगे कि हम आपको दे रहे हैं, बेच रहे हैं। अब बेचने के टाइम पे शुरू में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या होता है, आपको कोई सामान लेना है, ठीक है, आप सामान उसके पास लेने जाते हैं, लेकिन आप पैसा नहीं देते हैं, बल्कि अपना जो सामान लेना है उसको आप सामान के ज़रिए सामान एक दूसरे से एक्सचेंज करके लेते हैं। जैसे किसी आपको जाना है, आपने कहा कि हमारे पास घड़े बने हुए हैं, और आपने सामने वाले से कहा कि आप हमें गेहूँ दे दीजिए, व्हीट। आपने उससे व्हीट लिया और उसको अपने घड़े दे दिए। उसको घड़े की ज़रूरत थी, आपको उसकी ज़रूरत थी, दोनों का काम चल गया। मतलब दोनों ही लोग, आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ही लोग आपस में दोनों ही चीज़ें जो है वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मनी का रोल नहीं है। ये ऐसा तभी हो पाता है जब उसके पास सरप्लस फूड हो। सरप्लस फूड का मतलब एक्स्ट्रा बना हुआ हो, एक्स्ट्रा चीज़ें हों। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी तो वो तो खुद ही खाने के लिए रहेगा, खुद ही वो मंगाएगा, खुद ही वो खरीदेगा, खुद ही ढूंढेगा। तो यहाँ पर व्हील आपने फिर देखा सरप्लस जैसे प्रोड्यूस होना लगा वो। और थर्ड जो है बार्टर सिस्टम। और लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम में जब दिक्कतें आई, किस तरह की दिक्कतें आई, अब आपके पास मान लीजिए आपको घड़े की ज़रूरत नहीं है, आप कहा कि हमारे पास तो घड़ा पहले से पड़ा हुआ है, कितनी बार मैं घड़ा खरीदूँ, उस घड़े का मैं करूँगा क्या। तब आपने एक कोई न कोई जो ऐसा चीज़ आपने लिया जो कि बहुत ही रेयर है, जल्दी मिलता नहीं है, जल्दी ख़राब नहीं होता, तो आपने उससे कहा कि ये अब इस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे। इसी तरह से गोल्ड सिल्वर कॉइन वगैरह बनना शुरू हो गए, मनी का बनना शुरू हो गया। आगे चल करके जब देखा कि सोने और चांदी की संख्या कम हो रही है तो उन्होंने उसकी जगह पे नोट निकालना शुरू कर दिया और लिखा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कितना रुपया आपको दूंगा। और आज हम करेंसी बिल्कुल आराम से लेते हैं। अब तो बिल्कुल करेंसी की जगह पे ऑनलाइन में हम लोग जाकर डायरेक्ट जो है अमाउंट को पे कर देते हैं, यूपीआई के थ्रू एक दूसरे के पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं। तो इसी से जो है ट्रेड बहुत आसानी से स्टार्ट हुआ। जब मनी आया तो अपने आप ही ये स्टार्ट हुआ, कॉमर्स स्टार्ट हुआ। जब ट्रेड हुआ तो कमर्शियल एक्टिविटी अपने आप होना शुरू हो जाती है। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब पैसे का लेन देन करना सब होना शुरू हो जाता है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, आपने लोन दे दिया, किसी को लोन लिया, उससे पैसा कमाया, उसका जो इंटरेस्ट था उसको पे किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको पे किया, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी तरह से आपने देखा कि आगे चल करके जब ये सारी चीज़ें कमर्शियल जब आना शुरू हो गया, बहुत सारा पैसा आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो आपने उस पैसे का लेकर के इंडस्ट्री बड़ी बड़ी लगाना शुरू कर दी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसी तरह से हुआ है। जब पैसा लोगों के पास इकट्ठा होना शुरू कर दिया तब वो बड़े बड़े कंपनी खुली, नहीं तो कंपनी नहीं खुल रही थी, तब बिल्कुल बंद था। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा इकट्ठा हुआ वैसे वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। इसमें जो है इंडस्ट्रियल में मनी का भी बहुत ज़्यादा रोल है, प्लस उस टाइम पे जो मशीन बनी, नई नई जो मशीनें आई उनका बहुत ज़्यादा रोल है। यदि मशीनें ना ये होती, केवल पैसा लिए होते, तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होता। लेकिन और यदि मशीनें ही बन गई होती कि किसी के पास पैसे नहीं होता उस मशीन खरीदने के लिए, तब भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होता। तो जैसे ही साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन की खोज की, तो स्टीम इंजन की जैसे खोज हो गई तो ट्रेन में उसको लगा करने स्टार्ट कर दिया, तो ट्रेन बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो गई। इसी से फैक्ट्री में लगाना शुरू कर दिया, बहुत सारा काम होना शुरू हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें जो होना शुरू हुई वो मशीनों की वजह से ही शुरू हुई हैं। ये सारी चीज़ें जब मशीन वगैरह बनी, हर चीज़ होना शुरू हो गया, तो ट्रांसपोर्ट भी हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाना करना शुरू कर दिए, मूव करना शुरू कर दिए, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चालू हो गई। और जब ट्रैवलिंग जो चालू हुई तो एक तरह से इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन भी चालू हुआ। क्यों? क्योंकि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अब हर बार हर टाइम तो आप जा नहीं सकते, या आप जा सकते हैं तो आपको कई सारी सूचनाएं इधर की उधर जा के आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे आपके पास कोई सामान खत्म हो गया तो आप दूसरी जगह जाएंगे कि हमको सामान चाहिए, जैसे कोकोनट आपको चाहिए। अब हर जगह कोकोनट तो होता नहीं है, अब आपको कोकोनट खाना है तो आपको साउथ के उस एरिया में जहाँ पर सी के आसपास के एरिया में जहाँ कोकोनट होता है आप वहाँ पर जाएंगे, मांगेंगे, आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को बताएंगे। इसके साथ साथ जब लोगों के पास पैसे आते हैं, कई जगह पे रिलीजन डेवलप होता है, तो रिलीजियस लोग भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस तरह से आर्मी भी मूव करती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने हम लोगों ने आपको बताया हुआ है कि खाने की खोज में, धर्म के लिए, रिलीजियस मैटर के लिए लोग यहाँ से वहाँ जाके मूव करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोग जाकर मूव करते हैं। वो सारी चीज़ों के कारण ही इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा, और जो है
पूरा वर्ल्ड जो है एक तरह से आपस में जुड़ गया। आप एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आपने देखा होगा कहीं पे खेती हो रही है, कहीं सड़क से लोग जा रहे हैं, यहाँ पर एक अपना अलग सिस्टम है, लोग अप डाउन कर रहे हैं, लोगों ने अपना घर बना के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में पार्ट होती हैं। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही होता है। नेक्स्ट पार्ट है कि जो हम लोगों को पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि 5 जून को हमेशा हर जितने भी ईयर होते हैं एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 5 जून एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, मैं इसमें एक बार पूरा दोहरा दे रहा हूँ। प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनीथिंग, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। इसको नॉर्मली हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट सराउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। बायोटिक किसे कहते हैं, जो लिविंग फॉर्म में होते हैं उनको हम लोग बायोटिक कहते हैं। अबायोटिक किसे कहते हैं, जिसमें लिविंग नहीं फॉर्म में नहीं होते, जो जिंदा नहीं होते, उनको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं कि नॉन लिविंग है। लेकिन यदि हम अबायोटिक को हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ रहे हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अबायोटिक चीज़ें क्या हैं, तो वो होंगी जैसे माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, लैंड हो गया, सैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, सी बीचेज हो गए, वो सब हम इसको अबायोटिक में जोड़ेंगे कि जो अपने आप ही बन गया। रिवर अपने आप बन गई, ओशन अपने आप बन गया, उसको हम लोगों ने नहीं बनाया, वो बन ही गया, एनवायरनमेंट के चलते चलते वो धीरे धीरे बन गया। लेकिन अबायोटिक में वो सारी चीज़ें आएंगी, जैसे अब ब्रिज है वो भी आ जाएगा। लेकिन ये जो ब्रिज है वो जब अबायोटिक यदि हम ह्यूमन एनवायरनमेंट में या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में पढ़ें तब हम कह सकते हैं कि अबायोटिक में वो आएगा, नहीं तो ये अबायोटिक में वो आता है। लिथोस्फीयर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टॉप लेयर जो क्रस्ट होता है उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर के लिए हमने कहा था, क्या कहा था कि जो थिन लेयर है जो एक तरह से कवर करके रखी हुई है पूरे अर्थ को, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उसको हम लोग एटमॉस्फेयर करते हैं। जो थिन एयर है उसको हम लोग सराउंड जो अर्थ के चारों तरफ है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो भी पानी का जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, ये आपस में एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जाती हैं, एक दूसरे से वो डिपेंडेंट रहती हैं, इसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके एक क्वेश्चन आंसर को।